हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम सचिन कटारा एंड आई एम वेलकम टू यू आवर चैनल फिजिक्स फन डे. In previous lecture we have completed laws of motion, so now we continue the next. तो आज बेटा हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हेडिंग डालो पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ फोर्सेस. ग्रुप्स ऑफ फोर्सेस, मतलब अभी तक तो अपन ने क्लासिफिकेशन फोर्सेस के पढ़े थे, लेकिन कुछ ग्रुप्स के हिसाब से भी फोर्सेस के क्लासिफिकेशन होते हैं. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ या फिर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन लिखो, चेंज इन state of motion, forces are classified into two categories. ठीक है. तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस के कारण बिहाफ पर फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. तो इसे थोड़ा सा मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम से समझाता हूं. जैसे कि फोर्सेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. तो इन्हें कितने पार्ट्स में बांटा गया? दो पार्ट्स में बांटा गया. पहला क्या है बच्चों? पहला है फर्स्ट है हमारे पास बैलेंस्ड फोर्सेस. कौन से फोर्सेस बच्चों? बैलेंस्ड फोर्सेस. बताऊंगा बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं. सेकंड ऑब्वियसली अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अब फोर्स बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं बच्चों? इफ एफ नेट इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि नेट फोर्स अगर जीरो हो किसी भी बॉडी पर या सिस्टम पर, तो वो होगा बैलेंस फोर्सेस. और इफ एफ नेट नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि वो किसमें आएगा? अनबैलेंस फोर्सेस में. अब एफ नेट इक्वल्स टू जीरो मतलब कि एक्सेलरेशन आल्सो भी जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब दो कंडीशन होती है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि कांस्टेंट स्पीड, या फिर एट रेस्ट. तो इसी बिहाफ पर बैलेंस्ड फोर्स को भी, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड और रेस्ट पर, इस बिहाफ पर बैलेंस्ड फोर्स को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. कौन से पार्ट में? दो पार्ट में. बैलेंस फोर्सेस को अपन यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी भी बोलते हैं बच्चों. क्या बोलते हैं? यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी. मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो, मतलब कि उस पर नेट एक्सेलरेशन बॉडी पर जीरो रहेगा या फोर्स जीरो रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में हो. ठीक है. तो दो यूनिफॉर्म स्पीड और रेस्ट के हिसाब बेसिस पे बैलेंस फोर्सेस या इक्विलिब्रियम फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. पहला है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और सेकंड है डायनामिक इक्विलिब्रियम. इतना अच्छा नाम है ना, डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है बच्चों. अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, वैसे तो हमने नाम से पता चला है. स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, डायनामिक मतलब मोशन. तो हम कह सकते हैं स्टैटिक मतलब कि व्हेन f इक्वल्स टू जीरो एंड बॉडी एट रेस्ट. तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बच्चों? वो होगा हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन f equals to 0 but body have
कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि डेल्टा v जीरो रहेगा, और डेल्टा v जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, मतलब कि एफ नेट तो जीरो रहेगा लेकिन पार्टिकल के पास क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी। इन दिस केस पार्टिकल कैसा रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो उतार लीजिए इसे। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो रेडी हो जाइए। ओके ठीक है बच्चों। अब एक और चीज है बच्चों, जैसे कि कोई भी, आज हम सेकंड लॉ ऑफ मोशंस के बारे में के एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़े से स्टेप्स लिखा देता हूं आपको, जिससे आपको बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, अगर वो स्टेप अपने माइंड में अगर आप ध्यान रखोगे, किसमें, दिमाग में अगर ध्यान रखोगे तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो स्टेप्स टू सॉल्व problems related to न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों स्टेप्स क्या है वो मैं आपको लिखा देता हूं यहाँ पे। देखो फर्स्ट स्टेप है, ध्यान रखना, ये स्टेप को ध्यान रखना। इस स्टेप को अगर आप कंसीडर करते रहोगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। स्टेप्स को मैं जिस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं तो उस हिसाब से मैंने स्टेप्स बनाए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है, फर्स्ट you choose appropriate system and draw its FBD, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। पहले अपन सिस्टम को क्या करेंगे, चूज करेंगे, जो भी सिस्टम हमारे पूछा गया, फिर हम एफबीडी को ड्रॉ करेंगे। सेकंड, पुट ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उसे बॉडी पर हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये एक बॉडी है, यहाँ पर F1 लग रहा है, इस एंगल पे F2 लग रहा है, इस एंगल पे F3 लग रहा है, तो इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम को पहले चूज कर लेंगे, फिर उस पे जो भी जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उन्हें हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, ओके। थर्ड क्या है, थर्ड देखो, चूज appropriate axis like XY and Z axis for a body, मतलब बॉडी किस एक्सिस के लिए मूव कर रही है उस एक्सिस को हम पहले क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। हमारी इच्छा से x हम इसको लेना चाहेंगे x, y और आउटर में z हो जाएगी। ठीक है बच्चों। फोर्थ क्या है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट पूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिस्टम को चूज करेंगे, उसके बाद उसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे, ऑल फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस को उस पर अप्लाई कर देंगे। थर्ड क्या है हमारा, एक्सिस को चूज करेंगे, किस एक्सिस पे पार्टिकल को मोशन करना है और किस एक्सिस के अबाउट हमें एक्सेलरेशन या फोर्सेस को लिखना है। ठीक है। फोर्थ है, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इसमें बेटा स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोल दो, इक्विलिब्रियम बोल दो, एक ही बात, मतलब इक्विलिब्रियम, देन अप्लाई क्या करना, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 0। क्या होगा, जो नेट फोर्सेस है एक्स वाई जेड में वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने बताया था ना बच्चों की काइनेमेटिक्स में एक्सिस को कैसे चूज करना है, तो आप लोग अगर किसी को एक्सिस चूज करने में दिक्कत आती है तो मेरी काइनेमेटिक्स की वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके देख लेना। ठीक है बच्चों। अब
जो लास्ट है फिफ्थ पॉइंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको थोड़ा सा। तो इफ सिस्टम इज not in equilibrium, then क्या होगा बच्चों, अपन लिखेंगे समेशन ऑफ f of x इक्वल्स टू मास इनटू a of x, इस तरीके से समेशन ऑफ f of y इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में, एंड समेशन ऑफ f of z इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ z। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को एनएलएम में सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिस्टम को चूज करेंगे, उसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे, उस पर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस को अप्लाई कर देंगे, एक्सिस चूज करेंगे, अगर इक्विलिब्रियम में तो x में, y में, z में 0 कर देंगे, अगर नहीं है तो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेप्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर अच्छा लगे तो फटाफट एक लाइक करिए अपने वीडियो को। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। तो पहले हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, मतलब इक्विलिब्रियम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एंड देन अनबैलेंस्ड फोर्सेस को सॉल्व करेंगे अप्लाई करके सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखो कि अगर मैं बोलूं आपसे, सिंपल क्वेश्चन है कि एक मास है m और ये किसी पार्टिकल से हिंज है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना, टेंशन फाइंड करनी, फाइंड टेंशन ऑन द रोड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सिस्टम को चूज करोगे। तो ये मेरा सिस्टम m, अब इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो m ये है मास, इस पे टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, mg का लग रहा है नीचे। तो हमने क्या करा, हमने एक्सटर्नल फोर्सेस बना लिए, t ऊपर mg नीचे। अब हम पहले फिर एक्सिस चूज करते हैं, तो ये हमारी y एक्सिस होती है, तो y एक्सिस के अलोंग होगा। अब सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये रेस्ट पर है, दिख रहा है रेस्ट पर है, तो क्या होगा, f इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, t को अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव माने तो नीचे वाला नेगेटिव होगा ऑब्वियसली। तो मैं लिख सकता हूँ t माइनस mg, ये तो हो गया नेट फोर्स, f नेट इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, mg। तो ये हमारा आ जाएगा टेंशन। ठीक है बच्चों, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चों कि यहाँ पे एक इस तरीके से सिस्टम है, ये एक रोप है, ये हमारे पास एक m मास का पार्टिकल है। क्या है, m मास का पार्टिकल। रो कितनी है, 1 2 एंड 3। सो इफ, और ये है हमारा 37, ये मैंने बोल दिया 37 लग नहीं रहा, 53 किलो, ज्यादा अच्छा, 53 डिग्री लग गया। ठीक है, ये कितना एंगल, 53 डिग्री। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन equilibrium, then find out tension in all string, बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखना, जो भी स्ट्रिंग्स हैं वो आइडियल है। आइडियल स्ट्रिंग कौन सी होती है, जिनका मास 0 होता है और फ्रिक्शन लेस होती है। ठीक है बच्चों, है ना। मैं ना बोलूं तो भी आप समझ जाना, अगर कोई आइडियल नहीं होगी तो मैं खुद ही कंसीडर कर दूंगा उसे क्वेश्चन में। ठीक, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुमको। तो आंसर देखते हैं। तो मैंने क्या करा बच्चों, इस स्ट्रिंग को बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3। ठीक है, तो जब इसका एफबीडी बनाएंगे तो ये हो गया T1, इस पर एक फोर्स लग रहा है mg नीचे। ठीक है, इस पे मैंने बोल दिया ये T2, और इसके लिए ये टेंशन, ये वाली, ये क्या हो जाएगा T3, T3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये तो हमने क्या करा, एक्सटर्नल फोर्सेस बना दी। अब एक्सिस चूज करनी, तो ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, और ये z एक्सिस होगी। अब ये तो कोई x और y के बीच का एंगल है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों ये देखो, ये जो एंगल रहेगा ये वाला, ये हमारा 37 रहेगा, 37 रहेगा। तो ये वाला जो एंगल रहेगा, ये इस तरीके से,
ये एंगल भी क्या रहेगा 37। जैसे कि अगर मैं इसे इस पॉइंट पर बनाता हूँ बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास T3, ये हो गया हमारे पास T2 और ये हो गया हमारे पास T1। ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसे कि इस पॉइंट के लिए अगर देखेंगे तो T1 ये नीचे हो, है ना, इसके लिए ऊपर, इसके लिए नीचे, क्योंकि T1 क्या होता है टेंशन, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, तो पुलिंग मतलब इस तरीके से खींच रहा होगा। अब ये जो एंगल है ये वाला, ये हमारा 37 होगा। देखो ये 37 है तो इसका z एंगल 37 ये वाला होगा, ठीक। तो ये एंगल, ये क्या हो जाएगा इसका कंपोनेंट T3 cos 37 और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा T3 cos 37, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको देखें m वाले पार्टिकल को, m के लिए T1 तो ऊपर है, mg नीचे है, तो इसके लिए बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं T1 माइनस mg इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में, तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा mg। ओके, अब इसके लिए देखते हैं इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए अगर देखेंगे तो ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस को पहले लिख लेते हैं। तो y एक्सिस में क्या है T3 cos 37 माइनस T1 इक्वल टू 0। देखो T3 cos 37 ऊपर, T1 नीचे, ये है एक्सिस। अब हमने लिखते हैं x इक्वल टू 0, तो T3 कितना हो जाएगा बच्चों, T3 हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाय cos 37। T1 की वैल्यू कितनी है बच्चों mg, सर mg होगी, डिवाइडेड बाय cos 37। cos 37 कितना होता है बच्चों, cos 37 4/5, तो ये हो जाएगा 4 और ऊपर कितना हो जाएगा 5, तो 5 mg/4 हो जाएगा, है ना। cos 37 पता है ना बच्चों, नहीं पता, चलो देखो इधर दिखाता हूँ, बता रहा। देखो जैसे कि ये एंगल अगर 37 है तो इसके सामने वाली जो होता है ये 3 होता है, ये 90 है तो ये 5 होगा और ये अपना 53 एंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये 53, ये 37, ये 3। अब अगर मैं बोलता हूँ आपको cos, क्या cos 37, तो 37 डिग्री एंगल ये है, ये अपना क्या होगा बेस, ये कितना होगा हाइपोटेनस, तो cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 4/5, बेस हाइपोटेनस, ठीक। sin 37 की पूछूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, ठीक है, ऐसे अपन निकालेंगे। तो ये T3 आ गया। अब क्या बचा T2, तो यहां से हम देख सकते हैं फॉर x एक्सिस, फॉर x एक्सिस में क्या हुआ T2 इक्वल्स टू T3 cos 37, तो T3 की वैल्यू कितनी है T1 अपॉन cos 37, cos नहीं बेटा ये sin होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये T3 का कंपोनेंट क्या है cos, तो ये वाला क्या होगा sin 37, तो ये हो जाएगा हमारा T3 sin 37, ठीक है। T3 की वैल्यू क्या है T1 अपॉन cos 37, और T1 और sin बटे cos क्या होता है बच्चों, sin बटे cos 10, तो ये हो जाएगा 10 37, और T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू सर mg है, तो mg 10 37 ये रहा, 37 ये रहा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 3/4, तो आंसर क्या होगा T2 तो हो जाएगा हमारा 3/4 mg, T1 कितना हो जाएगा mg और T3 कितना हो जाएगा 5 mg/, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको कि अप्लाई करना आ जाएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सोच लो कि आपके लिए बेसिक्स है, बेसिक से लगाना आएगा F इक्वल्स टू ma, तभी आप आगे सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन मोशन में काम कर पाओगे। रोटेशन मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सेंटर ऑफ मास, इससे काफी ज्यादा मतलब काफी मात्रा में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ट्राई करना पहले अपनी स्क्रीन को पोज करके, पहले खुद ट्राई करना फिर बता दूंगा मैं, ठीक। तो ऐसी कुछ है एक घड़ी, एक पल की घड़ी, देखो ओहो, तो ये हमारे पास एक बॉल है और ये है 2 स्ट्रिंग्स, क्या है स्ट्रिंग्स, थोड़ी सी बड़ा वाला, ये कुछ हिंस है
और ये कुछ बॉल है जो कि इक्विलिब्रियम में है, ठीक। ये ए है और ये बी है, ठीक है बच्चों। ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। क्या है बच्चों? ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। इसका मास m है। कितना है बच्चों? मास सर m है। क्या है? m, यम, ठीक है। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम is in equilibrium, then find out tension in string, ठीक है। तो स्ट्रिंग में क्या फाइंड करना है बच्चों? सर टेंशन फाइंड करना है सर। चलो टेंशन फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सिस्टम को चूज करते हैं। तो सिस्टम हमारे लिए ये हमारे लिए सिस्टम है। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस बनाएंगे। ये हो गया सर mg, तो नीचे ही लगेगा, ठीक है। ये टेंशन इस वाली में, तो ये सर TA हो जाएगा। ये हमारा सर TB हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस हमने इस पे अप्लाई कर दी। अब इसको थोड़ा सा यहाँ बनाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। ये कोई पॉइंट मास है, mg नीचे लग रहा है, TA ऐसे है और TB ऐसे है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब आपको भी इस तरीके से सॉल्व करने की आदत रहेगी। आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही सोच लोगे, है ना। बस प्रैक्टिस का है, ठीक है। अब एक्सिस तो हमें पता है, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्सिस पे है ये जो टेंशन है, तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो इसमें देखेंगे तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा TA cos अल्फा। ये क्या हो जाएगा सर? TA sin अल्फा। TA खत्म। ऐसे सिमिलर TB का, तो TB का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट सर TB cos बीटा, और इसमें सर TB sin बीटा। तो ये भी हमने कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। अब कंपोनेंट बना लिया, अब हम अप्लाई कर लेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों? देखो एक्स एक्सिस के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं TA sin अल्फा माइनस TB sin बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ लिख देंगे TA sin अल्फा इक्वल्स टू TB sin बीटा। ये इक्वेशन नंबर 1। y एक्सिस की बात करें तो हम लिख सकते हैं क्या? TA cos अल्फा प्लस TB cos बीटा इक्वल्स टू माइनस mg इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो TA cos अल्फा प्लस TB की वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ बच्चों। TB की वैल्यू क्या होगी? TA अपॉन साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। तो यहाँ से लिख रहा हूँ TA अपॉन साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा और cos बीटा माइनस मतलब इक्वल्स टू mg। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा साइन बीटा, इसको लिख देंगे तो cos बीटा साइन बीटा। तो TA साइन बीटा cos अल्फा प्लस TA साइन अल्फा cos बीटा इक्वल्स टू mg, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब TA यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है क्या? sin A cos B प्लस cos A sin B। sin A cos B प्लस cos A sin B क्या होता है? sin A प्लस B होता है। तो TA अगर मैं कॉमन ले लूं, TA कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? sin A प्लस B। A प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ये अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो mg sin बीटा। तो TA बेसिकली क्या आ जाएगा? TA इक्वल्स टू हो जाएगा sin बीटा अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा इंटू TA आ गया। अब TA को पुट कर देंगे यहाँ पे तो TB फाइंड हो जाएगा, है बच्चों? निकाल सकते हैं तो TB निकाल लेंगे। तो TB कितना होगा सर? TB तो है नहीं हमारे पास तो सर लैपटॉप है, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं हम तो सर, या फोन से पढ़ रहे हैं, हमारे पास टीवी नहीं है ना, टीवी से नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे रख देंगे TA की वैल्यू कितनी होगी? mg sin बीटा अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा। ये तो हो गया हमारी TA की वैल्यू, ठीक है। sin अल्फा अपॉन sin बीटा,
साइन बीटा कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा mg sin अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। अब बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस को एक और तरीका होता है सॉल्व करने का, है ना। तो सेकंड मेथड देखो, या फिर उसे ना आप लोग पहले ही डाल लें लामीस थ्योरम। क्या लामीस थ्योरम, या तो हेडिंग डाल दें लामीस थ्योरम, पहले मैं लामीस थ्योरम बता दूंगा, फिर उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लें लामीस थ्योरम। लामीस थ्योरम भी बोलते हैं इसे कुछ लोग, है ना। अपन लामीस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लामीस अल्लवली। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना पहली बात तो ये जो थ्योरम है ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, मतलब कि फंडामेंटल नहीं है। जैसे ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल नहीं है, ये बस किसी बेसिक पे लगेगा। बस थोड़ा सा आपको, मतलब कुछ लोग पूछते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं सर ट्रिक बताओ, ट्रिक, तो वो ट्रिक ही है ना। तो ट्रिक के लिए देखो कि लामीस थ्योरम क्या बोलता है, व्हेन थ्री forces are applied on a body, on a static equilibrium body, on a body which is in static equilibrium, then, मतलब कि देखो then कि कोई एक बॉडी है, क्या है, बॉडी है, इस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं। मैंने बोला ये F1 है, क्या है बच्चों, ये सर F1 है, ये सर F2 है, ये सर F3 है, क्या है, F3। और इनके बीच के एंगल भी हमें पता है, जैसे कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल हमारा बीटा है, ये एंगल हमारा गामा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा, तो उस कंडीशन में हम साइन ए फॉर्मूला, साइन ए रूल्स उसे बोलते हैं, साइन ए रूल्स हम लगा सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि F1 और उसके सामने वाला एंगल, तो हम लिख सकते हैं F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, जो इक्वल रहेगा F2 अपॉन साइन बीटा के, इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका, वैसे मैं कुछ चीजें याद नहीं करवाता, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि जैसे F1 है, उसके सामने, उसके अपोजिट वाला जो एंगल रहेगा उसका साइन ए फंक्शन, साइन अल्फा। F2 है, F2 का अपोजिट क्या है, साइन बीटा, मतलब बीटा, तो उसका F2 अपॉन साइन बीटा। F3 है ना, इसके अपोजिट वाला गामा, तो साइन। ठीक है बच्चों, तो ये है, तो इसे ही बोलते हैं हम साइन ए रूल बोलते हैं और लामीस थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन ए या फिर लामीस थ्योरम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं उससे, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखो कितनी आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये सर हमारा TA है, सर ये हमारा TB है, और सर ये हमारा MG है। तो देखो क्या लिखा है, when three forces are applied on a static body, static equilibrium। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो है ही है, और तीन फोर्सेस अप्लाई है, TA TB, अरे ये TB कैसे होगा, है ना, TA। ठीक है, TA TB एंड MG। अब इनके नीचे का फोर्सेस देख लेते हैं। तो ये अपन ने देखा था, ये अल्फा है और ये हमारा बीटा है। ठीक है, अब ये देखें, ये वाला एंगल कितना होता है 180, तो ये बीटा गया, तो ये वाला कितना बचेगा, पाई माइनस बीटा बोल सकता हूँ, 180 माइनस बीटा, तो पाई माइनस बीटा। सिमिलरली इसे क्या बोल सकता हूँ मैं, पाई माइनस अल्फा, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब बाय लामीस थ्योरम देखो, बाय लामीस थ्योरम, TA का अपोजिट वाला क्या है, पाई माइनस बीटा, तो TA अपॉन साइन पाई माइनस बीटा, साइन पाई माइनस बीटा इक्वल रहेगा TB अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा के, जो कि इक्वल रहेंगे MG और इसका अपोजिट वाला अल्फा प्लस बीटा, तो MG अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ से अगर देखें तो TA की वैल्यू क्या होगी बच्चों, TA की वैल्यू, इसको इससे कर दें तो ये हो जाएगी mg साइन पाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा।
ठीक है। और साइन पाई माइनस बीटा क्या होता है बच्चों, साइन बीटा ही होता है, तो हम लिख सकते हैं mg साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस, तो आ गया आंसर, चेक कर लीजिए, ये आ गया। सिमिलरली क्या होगा, टीवी भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टीवी, और टीवी कितना आएगा, mg साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इसे कहते हैं बच्चों लामीस थ्योरम। क्या करते हैं, लामीस थ्योरम की कंडीशंस है क्या, तीन फोर्सेस जब किसी बॉडी पे, इक्विलिब्रियम बॉडी पर अप्लाई हो रहे हो तो हम एक साइन ए फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन ए रूल्स लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, अरे बच्चों ठीक है ना, ओके। अब हम थोड़े से एक दो और क्वेश्चंस करते हैं इस पे, फिर हम अनबैलेंस वाले सिचुएशन पे काम करेंगे। क्या करेंगे, अनबैलेंस सिचुएशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान देना और पहले ट्राई करना आप लोग सॉल्व करने का, है ना, बाद में मैं तो देख ही लेना, बता ही दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों कि एक बॉल है ना, जो कि दो सरफेसेस के बीच में इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, इसका सेंटर ये है, ठीक, और इसका मास है m, इसका मास है m, ये जो हमारा इंक्लाइन है ये अल्फा है, ये हमारा इंक्लाइन बीटा है, ठीक है, ठीक है, ओके। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्या है बच्चों, सिस्टम is in equilibrium, then find out normal reaction, the normal force, normal reaction from, इसको नाम दे रहा हूँ A surface, इसको नाम दे रहा हूँ B surface, है ना, from A and B surfaces, ठीक है। A और B के बीच में हमें क्या निकालना है, हमें नॉर्मल निकालना, मतलब ये नॉर्मल इससे नॉर्मल, ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, ध्यान हो तो आपको, कि कोई भी अगर बॉडी है जो कि स्फीयर है या फिर सिलेंडर है या फिर सर्कल है, तो उस पे हमेशा नॉर्मल उसके सेंटर से पास होगा, तो ये हम बोल सकते हैं ये NA होगा, ये नॉर्मल। सिमिलरली ये वाला NB होगा, और इस पर नीचे की तरफ तो MG लग ही रहा है, निकाल दिया। सर हमें एंगल नहीं पता, तो ठीक है, ज्योमेट्री आती है थोड़ी बहुत अपन को, ठीक है। तो ज्योमेट्री से हम देख सकते हैं क्या क्या देख सकते हैं, मैं बताऊं ना क्या देख सकते हैं, चलो देखते हैं। ये देखो, ये है अल्फा, तो ये वाला भी एंगल अल्फा होगा, जेड एंगल, और ये है हमारी सरफेस और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये 90 रहा होगा, तो ये 90 माइनस अल्फा रहा होगा, 90 माइनस अल्फा। अब ये 90 माइनस अल्फा है और ये 90 है, तो ये वाला बेसिकली अल्फा ही रहा होगा, क्या रहा होगा, अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, देखो ये है z, तो ये हो गया बीटा, ये 90 माइनस बीटा, ये 90, तो ये वाला भी बीटा, ऐसा कुछ रहा होगा। अब ये अगर बीटा है तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला बीटा, और इसका अपोजिट एंगल ये वाला अल्फा, ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हमें ज्योमेट्री से एंगल तो पता चल गया, सर अब बस क्या है, बना दो, है ना। तो ये पॉइंट मैंने मान लिया, ये रहा NB, तो ये है सर NB, ये हो गया, NA ये है सर NA भी हो गया, MG नीचे की तरफ है सर, ये एंगल हमें पता चल गए हैं, ये है अल्फा, ये है बीटा। सर अब तो आ जाएगा, हमें पिछली बार की तरह ही हो गया सर ये तो, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, कंपोनेंट कर देंगे, तो Na का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, Na cos अल्फा, ये वाला Na sin अल्फा। सिमिलरली Nb का Nb cos बीटा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, Nb sin बीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये Mg है ये, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो Na, अगर x की बात करें, Na sin अल्फा माइनस Nb sin बीटा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Na sin अल्फा इक्वल्स टू Nb sin बीटा। फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, सेकंड इक्वेशन हमारी y वाली इक्वेशन को क्या लिखेंगे, Na cos
अल्फा प्लस एन बी कॉस बीटा इक्वल्स टू एन, इक्वेशन नंबर। अब दो इक्वेशन और दो ही वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। और इसको हम लामीज थ्योरम से भी कर सकते हैं, वो आप लोग ट्राई करना। क्या लामीज थ्योरम से किस तरीके से कर सकते हैं। तो लामीज थ्योरम अप्लाई करना और चेक करना इससे आंसर मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, यस ठीक है, ओके। इनको इक्वेशन को सॉल्व करके एन एन बी की वैल्यू निकालना और दोनों को चेक करना, दोनों से अगर सही आ रही होगी तो आंसर आपका क्या होगा, सही। अगर नहीं आई तो आपकी कैलकुलेशन तो मिस्टेक कर रही होगी। आपको मैथ्स पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता रहेगी अगर ये भी सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैथ्स तो अच्छी होगी यार आपकी मेरे से, है ना। मेरी तो मैथ्स मतलब अच्छी थी, मेरी मैथ्स ऐसी बुरी नहीं थी, हाँ। बट मेरे मैथ्स मेरे को ना लेने का रीजन ये था कि लिखना बहुत पड़ता था, है ना, और लिखना अपन को थोड़ी कम आदत थी। ठीक, अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फिजिक्स में थोड़े कंसेप्चुअल बेसिस होता है तो मजा आ जाता है फिजिक्स समझने में, मैथ्स में लिखना ज्यादा, इस वजह से। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये कोई बॉल है, बॉल बॉल तो स्फेरिकल दिख नहीं रही सर, तो एक अंडा दिख रहा है। आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा है, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा। सर नहीं सर, ये तो स्फेयर बन गया, ओहो स्फेयर बन गया। ठीक है, और ये कोई एक सरफेस है इस तरीके से, इसका एंगल है अल्फा, मास इस बॉल का है एम, कैपिटल है सर, स्मॉल काफी ले लिया, कैपिटल है। ठीक, ये हमारी ए सरफेस है, ये हमारी बी सरफेस है। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, लिखो क्वेश्चन, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम then find out normal reaction from A and B surfaces। A और B surfaces में हमें क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ओके सर। सर हम ट्राई करें क्या, करो बच्चों करो, अपनी स्क्रीन को पोज करके ट्राई करो। तो देखो हो गया, तो देखो ये हमारा सेंटर है। अब हमें पता है कोई बॉल स्फीयर है तो नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से ही पास होगा। तो देखो ये हमारा नॉर्मल, नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा एन ए। ठीक है, ये हमारी सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर बोले तो ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा एन ए, तो हमारा ये है। और एन बी क्या हो जाएगा सर, एन बी तो सर एन बी एन बी एन बी एन बी, ये सेंटर ही चेंज कर दिया, ये लो, है ना। अब लाइन सही होगी तो सेंटर ही चेंज कर दो ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एन बी। अब सर बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें बस एंगल फाइंड करना है। तो ठीक है, तो देखो एंगल फाइंड करते हैं, ध्यान से देखना। ये हमारा अगर देखा जाए, देखो एक mg भी तो है, mg तो लगा लो, mg ये हमारा अल्फा एंगल है, क्या है अल्फा, और ये हमारे 90 डिग्री है, तो ये हमारा अल्फा होगा, ये z एंगल, ये z एंगल, तो ये अल्फा, ये हमारा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, ये हमारा 90, तो ये बेसिकली क्या होगा अल्फा, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, आपको पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा बना लेना है ना, आपको ट्राई करने के लिए। तो ये है हमारे पास एन ए, सर ये क्या है, सर ये एन बी है, और इसका एंगल कितना है सर अल्फा है, और ये एन बी से नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब एन बी के कॉम्पोनेंट कर देंगे, तो एन बी कॉस अल्फा तो ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा एन बी साइन अल्फा। अरे सर आ गया, अब तो आ गया, ये x हो जाएगी, ये y हो जाएगी, और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो x की क्या लिखेंगे बच्चों, एन ए माइनस एन बी साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहां से लिख देंगे एन ए इक्वल्स टू एन बी साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड के लिए क्या लिख देंगे बच्चों, सेकंड के लिए y एक्सिस में, तो y एक्सिस में क्या है एन बी कॉस अल्फा इक्वल्स टू एन जी, इक्वेशन नंबर 2।
यहाँ से एन बी की वैल्यू आ जाएगी और एन बी की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे तो एन ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे सर लामिस चक्र, हाँ हो सकता है बच्चों, क्यों? क्योंकि ये बॉडी है, 3 फोर्सेस हैं, इक्विलिब्रियम है, एंगल फाइंड करो, साइन रूल लगाओ, हो जाएगा, मजा आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। तो बच्चों ये हो गया हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब अभी तक जो भी हमने स्ट्रिंग्स यूज करी थी वो स्ट्रिंग्स कैसी थी बच्चों? आइडियल थी, मतलब कि उनका मास 0 था। अब अगर कोई स्ट्रिंग है जिसका मास हो तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो सर बताइए, तो ये है हमारे पास हिंज और ये है हमारे पास कोई रोप और इस पर एक मास लटक रहा है m का। ठीक है, और इस रोप है, इस रोप का मास भी कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम। इस रोप का मास स्मॉल एम है और इसकी लेंथ एल है। क्या है? मास स्मॉल एम है सर, लेंथ एम एल है। ठीक है, और यहाँ पे एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, और बी पॉइंट क्या है बच्चों? इससे एक्स डिस्टेंस पर है। किससे डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पर। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है? फाइंड आउट, सिस्टम इज इक्विलिब्रियम है ना, फाइंड आउट टेंशन एट ए एंड बी पॉइंट। क्या फाइंड करनी है बच्चों? टेंशन फाइंड करनी है ए एंड बी। ये सी भी ले लो, चलो यहाँ पे सी, तो सी एंड सी पे फाइंड करना। ठीक है, तो देखो बच्चों, है ना, ए के लिए, तो ए के लिए सबसे पहले सिस्टम हमने चूज किया, फिर इसका एफबीडी बनाया। तो ए के लिए क्या होगा? कैपिटल एम का मास, ये ए पॉइंट है तो ए पे हमारा टी ए लग रहा है, एम जी का लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? टी ए इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा ए के लिए। बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट के लिए सिस्टम हमारा क्या होगा बच्चों? ये कुछ रहा होगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा बी पॉइंट है, तो ये टी बी। ठीक है, ये एम जी तो नीचे लग ही रहा है। अब बच्चों इसका मास क्या होगा? ये जो x डिस्टेंस पर है इसका मास क्या होगा? ठीक है, तो इसका मास निकालना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि L लेंथ का मास तो कितना है? स्मॉल है, मतलब L लेंथ इसकी थी, इसका मास कितना है? m। तो x लेंथ का मास कितना हो सकता है बच्चों? m अपॉन l इंटू एक्स, m अपॉन l इंटू एक्स। तो इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों? m x बाय l, ये हो जाएगा। तो हमारे पास इसका मास आ गया, तो ये भी नीचे की तरफ ही लग रहा होगा, कितना? m x बाय l। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? tb माइनस एम एक्स बाय एल माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। तो tb कितना हो जाएगा बच्चों? tb सर हो जाएगा एम एक्स बाय एल, जी हो जाएगा, जी भी तो लगेगा ना, जी। ठीक है, एम एक्स एल बाय जी और प्लस के एम जी, तो ये हो जाएगा हमारा टी। ठीक है बच्चों, टीसी की बात करें सर, टीसी तो निकाल लेंगे। नहीं टीसी अपनी वहां से मत निकालना, स्कूल से ना टीसी, यहाँ ये वाले टीसी की बात। तो सर ये टीसी, तो टीसी एक तो इसमें लग रहा है नीचे एम जी और इसका भी कुछ लग रहा है सर एम जी, क्योंकि पूरे का ही लिखना है हमको। तो टीसी कितना हो जाएगा? टीसी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम जी, तो ये हमारा हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वहां पे मास को भी कंसीडर करना पड़ेगा स्ट्रिंग के लिए। ठीक है बच्चों, और उसके फोर्सेस को भी कंसीडर करेंगे। ओके, अब बच्चों इक्विलिब्रियम की तो बात होगी। अब अगर मैं नॉन बैलेंस फोर्सेस के लिए करूं तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स रहेगी, तो उसको थोड़ा सा अपन देखेंगे। यहाँ पे नॉन बैलेंस फोर्सेस की बात करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पे अनबैलेंस फोर्सेस के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, एक नोट लगा लो चाहे, तो ध्यान भी रहेगा आपके लिए ना, कि डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स F net is always in direction
ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब क्या होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा एफ नेट क्या होता है बच्चों, m इंटू ए होता है सर। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा बेसिक सा क्वेश्चन है ना। अभी तक अपन वेरिएबल्स में खेल रहे हैं ना, मजे नहीं आ रहे हैं आपको, मतलब आपको कैलकुलेशन वाली फीलिंग नहीं आ रही, तो आप में कैलकुलेशन वाले कराता हूँ ना। तो ये है हमारे पास 3 kg का ब्लॉक, एक और ब्लॉक है जिसकी वैल्यू है 2 kg, क्या है, एक 3 kg का, एक 2 kg, एक और ले लेते हैं, चलिए क्या, चलो 1 kg का ब्लॉक, ठीक है। इस पर एक फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू 12 न्यूटन का, कितने का बच्चों, 12 न्यूटन का। तो क्या होगा सर, ये तीनों ब्लॉक ऐसे जाएंगे इस तरीके से, तो अपन को फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, क्या फाइंड करना है बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, और सेकेंड क्या फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक निकालना है, ठीक है सर, निकालिए, आपने कहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, तो तीनों के तीनों जो ब्लॉक्स होंगे वो सेम एक्सेलरेशन से नेट फोर्स की डायरेक्शन में जाएंगे, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा, तो हमने एक्सेलरेशन तो बना लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन तीनों के बीच में क्या निकाल, दोनों के बीच में क्या निकालना है हमें, नॉर्मल फोर्स निकालना, तो नॉर्मल के लिए हमें एफबीडी बनाना पड़ेगा, तो 4 3 kg ब्लॉक, 4 3 kg ब्लॉक, एफबीडी क्या होगा बच्चों, देखो ये हो गया हमारा 3 kg पे फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, एक तो सर 12 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। एक इस सरफेस को मैं बोलता हूँ 1, इस सरफेस को बोलता हूँ मैं 2, तो ये 2 वाला 3 पर एक नॉर्मल लगा रहा होगा, हाँ सर नॉर्मल लगा रहा होगा ऐसे, तो इसको नाम दे दिया n, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, ये x एक्सेलरेशन। अब इसके लिए अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो इक्वेशन क्या होगी बच्चों, F net इक्वल्स टू ma, तो F net मतलब 12 बड़ा होगा, इसी डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए 12 बड़ा होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 12 माइनस n1 इक्वल्स टू 3 इंटू a, F इक्वल्स टू ma, m कितना है 3 इंटू 1, तो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 4 2 kg बात करते हैं, 4 2 kg, सर 2 kg की भी बात कर लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, इस तरफ 2 kg। अब 2 kg पे क्या हो रहा होगा, ये 3 वाला इस पे अप्लाई कर रहा होगा नॉर्मल, और उसकी वैल्यू कितनी होगी n1, क्यों सर, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन ये है तो रिएक्शन भी आएगा, हाँ सर रिएक्शन आएगा, तो ये रिएक्शन आ गया कितना n1। अब 1 वाला भी 2 पे लगा रहा होगा, तो मैंने बोल दिया 1 वाला 2 पे कितना लगा रहा है n2, सर n2 लगा रहा होगा, तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगी बच्चों, n1 माइनस n2 इक्वल्स टू 2 इंटू ए, सर सही है सर, एकदम सही सर, n1 माइनस n2 इक्वल्स टू 2, ठीक है, ओके। फॉर 1 kg, सर 1 kg का तो हम लिख लेंगे, अब तो बच्चों का खेल है, क्या है सर, इस पे n2 लग रहा होगा इस तरीके से, और इसका एक्सेलरेशन होगा a, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, n2 इक्वल्स टू 1 इंटू ए, 1 इंटू m इक्वल्स टू m, ठीक है। अब 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है, कौन कौन से, a n1 एंड n2, तो हमने क्या करा, 1 और 3 में से n1 n2 की वैल्यू 2 में रख रहे हैं ना, 1 और 3 में से n1 और n2 की वैल्यू हम 3 में रख रहे हैं, तो n1 की वैल्यू कितनी बच्चों, n1 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 है, तो 12 माइनस 3 है, ठीक है, माइनस n2 की वैल्यू कितनी है सर a, सर a इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, यहाँ से a निकालोगे तो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सर एक्सेलरेशन तो आ गया, सर एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, n1 n2 लिखा हुआ है, देखो 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 6, 2 मीटर पर सेकंड, a आ गया, a को हम इसमें पुट कर देंगे तो n1 आ जाएगा, तो n1 कितना होगा बच्चों, n1 इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 2,
तो ये कितना हो गया 6 न्यूटन, और N2 तो डायरेक्ट आ जाएगा, N2 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो N1 कितना होगा 6, N2 कितना होगा 2, और एक्सेलरेशन कितना होगा 2, कितना होगा 2, ठीक है बच्चों। ओके सर, अच्छा मजा आया है ना। अब एक और तरीका है जिससे अपन डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसमें क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेलरेशन। तो वो बेसिक तरीका क्या है, सेकंड मेथड डाल के आप लिख सकते हो, सेकंड मेथड। देखो मैं चाहूं तो मैंने अभी क्या करे, अभी मैंने इंडिविजुअल सिस्टम लिए, 3 को अलग लिया, 2 को अलग लिया, 1 को अलग लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं इसी को सिस्टम ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, इसी को सिस्टम। तो इसी को सिस्टम ले लूंगा तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 6 kg का, और इससे फोर्स कितना लग रहा है 12 न्यूटन का, और इसका एक्सेलरेशन ए मान लिया, ठीक है। इसके लिए तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि F इक्वल्स टू m इंटू ए। एफ कितना है 12, m कितना है 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट आ गई, सिस्टम मान के भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि किसी भी पार्टिकल में अगर काफी सारे, मतलब किसी भी सिस्टम में काफी सारे बॉडी हैं, तो हम उसे सिस्टम, पूरी बॉडी को, सारी बॉडी को मिला के एक सिस्टम मान के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद हम इक्वेशंस में पुट कर देंगे, नॉर्मल आ जाएगा हमारे लिए, ठीक है बच्चों। ओके सर, मजा आया मजा आया मजा आया। सर एक टेंशन का भी क्वेश्चन कराओ ना। तो देखो बच्चों, एक टेंशन का भी क्वेश्चन इस तरीके से कराते हैं, है ना, और भी ज्यादा मजा आएगा। हाँ सर टेंशन वाला भी, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक 3 kg का ब्लॉक है जो कि एक रस्सी से बना हुआ है, और ये हमारा 2 kg का एक ब्लॉक है जो कि एक सरफेस पे रखे हुए हैं। सरफेस फ्रिक्शन लेस है, कैसी है, फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों, 10 न्यूटन का फोर्स। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। टेंशन फाइंड करनी है स्ट्रिंग में, और ब्लॉक्स के क्या निकालने हैं हमें, एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है। तो जब इसको हम खींच रहे होंगे तो ये भी खींचेगा, तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन इक्वल ही रहेंगे, ए क्या रहेंगे ए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अगर 2 kg के लिए मैं अगर बनाऊंगा तो ये कितना होगा 2 kg सर, ये रहा, और ये हमारे पास इस पे लगने वाला फोर्सेस है सर 10 न्यूटन, ये कितना है सर T, और इसका एक्सेलरेशन सर A। नेट फोर्स कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो 10 बड़ा होगा तो लिख सकते हैं 10 माइनस T इक्वल्स टू 2 इंटू ए। सर इक्वेशन नंबर 1, क्या इक्वेशन नंबर 1। 3 kg की बात करेंगे तो 3 kg के लिए फोर्स क्या होगा सर, टेंशन T और एक्सेलरेशन A। तो इसके लिए फोर्स लगाएंगे तो T इक्वल्स टू, मतलब T इक्वल्स टू 3 इंटू ए। इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व कर लेंगे। तो 10 माइनस T की वैल्यू कितनी है 3a, 3a इक्वल्स टू 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और T की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 2, मतलब कि 6 न्यूटन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, इसको सिस्टम मान लेंगे। सिस्टम मान लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 5 kg। 5 kg पे कितना लग रहा है 10, तो 5 kg और 10 न्यूटन का कितना लग रहा है फोर्स। एक्सेलरेशन इसका A, तो F इक्वल्स टू m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन बेसिकली कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टेंशन के लिए हम इसको पुट कर देंगे 6 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अनबैलेंस फोर्सेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अब एक प्यारा सा क्वेश्चन है जिसे आप लोग सॉल्व करना अपनी अक्ल लगा के, है ना, देखते हैं किसका सही होगा, ठीक। ओके, थोड़ा वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दूंगा एक्चुअली। ये एंगल है 37 डिग्री, कितना है 37 डिग्री, और यहाँ पे एक ब्लॉक है 5 kg का, किसका बच्चों 5 kg का, ठीक है। ओके, ये है हमारा फ्रिक्शन लेस सरफेस, फ्रिक्शन लेस सरफेस, ठीक है। तो फाइंड आउट
फाइंड आउट, इंक्लाइन प्लेन है ना, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइन प्लेन, नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो सॉल्व करो। तो देखो हो गया। तो देखो बच्चों, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल तो क्या होगा, सरफेस ये है, सरफेस के परपेंडिकुलर, जो कि मैंने बताया था आपको फर्स्ट अपनी वीडियो में। mg क्या होगा सर, mg तो नीचे ही लगेगा सर, mg नीचे लग गया। ठीक है, अब mg हमारा कैसा लग रहा है सर, नीचे, और नॉर्मल हमारा ऐसे। तो बच्चों अगर देखा जाए तो एक्सीलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता, इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में बोल दिया। अब हमने क्या किया, mg के कंपोनेंट करने चाहे, तो ये वाला अगर मैं एंगल पूछूंगा तो ये 37 होगा सर, कैसे? तो बच्चों ऐसे कि ये 37 है, ये 90, ये 53 होगा, तो ये कितना होगा 37। तो ये हो गया हमारा mg cos 37, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, mg sin 30, ऐसे कुछ हो जाएगा, mg cos 37 और mg sin 37। तो एक तो ये डायरेक्शन होगी, एक ये डायरेक्शन होगी, तो इसे हमने मान लिया x, इसे हमने मान लिया y। एक्सिस हमेशा x ये हो और y ये हो जरूरी नहीं है, ये x और ये y भी हो सकती है, याद रखना है ना। हम अपनी इच्छा से एक्सिस को रोटेट कर सकते हैं, बस ये याद रखना x और y दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो इस डायरेक्शन की अगर बात करें, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा क्या बच्चों, देखो इस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा क्या सर, नहीं करेगा, ब्लॉक तो ओनली इस डायरेक्शन मूव करेगा, ये फिक्स्ड है, ये क्या है सर, फिक्स्ड है, ब्लॉक इस डायरेक्शन मूव करेगा। तो इस डायरेक्शन के लिए अगर लिखना चाहूं तो n माइनस mg cos 37 इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, mg cos 37, cos 37 की वैल्यू सर 4/5 mg, तो n तो आ गया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सर इस डायरेक्शन में, तो इस पे लगने वाला, इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना है बच्चों, mg sin 37। तो हम बोल सकते हैं नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, m a के, तो नेट फोर्स F नेट जो होगा वो m into a होगा, और F नेट कितना है हमारे पास इस डायरेक्शन में, mg sin 37 इक्वल्स टू m into a, m से m गया तो a की वैल्यू कितनी आएगी, g 3/5। ठीक है, g 3/5। और अगर यहाँ पे जैसे कि m की वैल्यू भी दी हुई मैंने, तो m की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो 4 into 10, तो कितना आएगा 40 न्यूटन, और ये कितना आ जाएगा 226 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 हो जाएगा ना, g की वैल्यू 10 होती है, तो 10, 5 2 जा 10, 6 2 जा 6 2 6, मतलब 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सर अब तो हमें समझ में आ गया, अब तो सर हम सारे क्वेश्चन ही कर देंगे। तो देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कौन कौन सॉल्व करता है और किस किस का आंसर मेरे से मैच करता है। तो फटाफट एक क्वेश्चन हो जाए, फटाफट फटाफट, है ना। देखो सर, ये है हमारे पास 10 kg का ब्लॉक है, एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है सर 200 न्यूटन, कितनी है 200 न्यूटन, ये एंगल मैंने बोला सर 53 डिग्री है, कितना है 53। तो फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल। क्या फाइंड करना बच्चों, नॉर्मल फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सर देखते हैं, तो ये हमारा 200 cos 53 होगा, और ये 200 sin 53 होगा। नॉर्मल क्या होगा सर, नॉर्मल ऐसे ही लगेगा, mg क्या होगा नीचे लगेगा सर 100। ठीक है, ऐसा कुछ रहा होगा। इसकी वैल्यू देखें, देखो बच्चों इसकी वैल्यू अगर देखें तो 200 इंटू cos 53, cos 53 कितना होता है बच्चों 3/5, बना के देख लेना 3/5, तो ये हो गया 540, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 120 न्यूटन, कितना हो गया 120। इसको अगर देखें तो 200 इंटू 4/5 साइन 53 4/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40, तो ये हो जाएगा 160 न्यूटन। तो 160 ऊपर लग रहा है, 120 इस डायरेक्शन लग रहा है। तो फॉर एक्स एक्सिस बात करते हैं, फॉर एक्स एक्सिस एफ एक्स इक्वल टू m इंटू ए एक्स,
एफ एक्स कितना है 120 10 इंटू ए एक्स। तो ए एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हम देखेंगे तो कितना होगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। वाई डायरेक्शन की बात करते हैं फॉर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो वाई एक्सिस पे अब ऊपर डायरेक्शन में 160 न्यूटन का बल है 160, और नीचे कितना है 100, mg कितना है 100, तो वो बड़ा है, तो बेसिकली जो ये ब्लॉक होगा ये ऊपर उठ जाएगा, और अगर ब्लॉक ऊपर उठ गया तो इसका जो कांटेक्ट होगा इससे वो छूट जाएगा, और कांटेक्ट छूटते ही नॉर्मल कितना हो जाएगा 0, कांटेक्ट छूटते ही नॉर्मल 0, तो ये कांटेक्ट ही नहीं रहा तो नॉर्मल हमारा कितना रहेगा 0। और y डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम कितना लिख सकते हैं 160 माइनस 100 इक्वल टू m इंटू ए वाई। m कितना है बच्चों, m है सर 10, तो ए वाई कितना हो जाएगा, ए वाई आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 10, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो कितना होगा ए एक्स, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो ये हो जाएगा ए एक्स कितना है 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप, तो ये एक्सेलरेशन होगा, और नॉर्मल कितना होगा सर 0 होगा, है ना, कितना होगा 0। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। तो याद रखना हमेशा बच्चों कि अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में नहीं रहेंगी तो उनका नॉर्मल क्या रहेगा सर 0, सर 0, सर 0 नहीं, कांटेक्ट 0। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं, पुली का क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, पुली, तो ये है, इसको सॉल्व करना। पुली, इसका मास m है, मासलेस पुली नहीं, पुली का मास है m, ठीक है, और ये हमारी स्ट्रिंग है कुछ ऐसे है, और ये हमारा एक ब्लॉक है कैपिटल M का। ठीक है, ये जो पुली है ये यहाँ पे फिक्स्ड है, पुली फिक्स्ड है, ठीक है, पुली फिक्स्ड है, मास m है, और ये हमारी स्ट्रिंग है, ये कैपिटल M का है। ठीक है, एक पुली है मास m and u, तो फाइंड आउट टेंशन, फाइंड आउट टेंशन, और सेकंड क्या फाइंड करना है, सेकंड फाइंड करना है हिंज फोर्स ऑन पुली, पुली पे लगने वाला हिंज फोर्स भी हमें लिखा। ठीक है, तो देखो इसका एफबीडी बनाते हैं बच्चों, तो mg कहाँ लगेगा सर, नीचे भी लगेगा, टेंशन कहाँ लगेगा सर, ऊपर लगेगा। इसके लिए अगर बनाएंगे तो इसका टेंशन इस तरह से, इसका टेंशन इस तरीके से, और mg सर नीचे ही लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए बात करेंगे तो m कैपिटल M, टेंशन कहाँ ऊपर, mg कहाँ नीचे, तो t इक्वल तो कितना हो जाएगा बच्चों, mg हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। पुली की बात करते हैं ना, पुली के लिए क्या होगा, पुली का एफबीडी देखो, टेंशन तो नीचे ही लग रही है सर, टेंशन नीचे लग रही है, इसका mg भी नीचे लग रहा है, तो ये भी नीचे ही लग रहा है mg, और एक और टेंशन है वो कैसी लग रही है बच्चों, इस तरह से लग रही है, तो ये हो गया हमारी, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो जो इस पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स होगा इनका रिजल्टेंट ही होगा बच्चों, इनका रिजल्टेंट, जो कि कैसा रहेगा इस तरीके से लगेगा। ठीक है, मतलब कि ये कोई रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट फोर्स निकाले हम, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले तो वही हमारा किसके बराबर होगा r के, तो t इक्वल टू, तो हमें कितना पता है बच्चों, ये है mg के बराबर ही, mg t इक्वल टू mg, यहाँ से इक्वेशन, तो mg, ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करें तो mg तो कहाँ लग रहा है बच्चों, mg ऐसे लग रहा है सर, ये कैसे लग रहा है सर, ये m प्लस कैपिटल M इंटू जी हो गया, और रिएक्शन फोर्स ऐसा होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, बैलेंस। तो मैं बोल सकता हूँ जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वही हमारा r के बराबर होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, ये तो डायरेक्ट लिख दो कि f, जो ये f है, f को बेसिकली मैं क्या लिखता हूँ, f इक्वल्स टू माइनस आई कैप
तो माइनस के एम जी इंटू आई कैप, ऐसे ही माइनस जे कैप तो माइनस के एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी जे कैप, ऐसे कुछ लिखते हैं। और जो आर होगा वो हमारे एफ के बराबर होगा, तो आर जो रहेगा वो एफ के इक्वल, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एम जी आई कैप माइनस एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी जे, ठीक है बच्चों। तो ये है रिएक्शन फोर्स, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन फोर्स ही इन दोनों बैलेंस को क्या कर पाएगा, बैलेंस कर पाएगा, क्योंकि सिस्टम कैसा है अभी इक्विलिब्रियम में है, ठीक। ओके, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना एक बार और समझने का ट्राई करना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसलिए, ठीक। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।